स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का पाठ भारत एक सामान्य परिचय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो है पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो पूर्वी हिमालय है वहाँ बहुत अधिक जो है वन पाए जाते हैं और वहाँ पर जो मसाले हैं उनकी जो है अत्यधिक खेती की जाती है। तो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहाड़ों पर तेज़ ढलान और अत्यधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में खेती करना काफ़ी क्या होता है, कठिनाई होती है। यानी कि जो अत्यधिक क्या है वहाँ पर जो ढलान है और वर्षा भी अत्यधिक होती है, इस कारण वहाँ खेती करना बहुत ही कठिन है। तेज़ ढलानों पर अगर मिट्टी को खोदकर खेत बनाया जाए तो ढीली मिट्टी घनघोर वर्षा में बह जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि वहाँ पर गड्ढा खोदकर यदि खेत बनाया जाता है तो मिट्टी घनघोर वर्षा में क्या हो जाती है, बह जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, पर यह बहुत बड़े इलाकों में सीढ़ी नुमा खेतों के बजाय एक तरफ की खेती की जाती है। यानी कि इस समस्या से हल पाने के लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत करते हैं। सीढ़ी नुमा क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। लेकिन इसका ये जो है एक इलाके तक ही सीमित है, एक इलाके तक ही किया जाता है। और सीढ़ी नुमा खेती के बजाय एक दूसरी खेती भी क्या किया जाता है। यानी कि सीढ़ी नुमा खेती के अलावा एक और खेती किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, झूम खेती। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झूम खेती के बारे में कि झूम खेती क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ और हानि है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप जो है अच्छे से पढ़िएगा। तो झूम खेती कैसे की जाती है इसे देखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की एक बस्ती में चले जाते हैं। तो इसके उदाहरण स्वरूप समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश की एक बस्ती का उदाहरण दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी बस्ती है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश की क्या है, एक छोटी सी बस्ती है जिसके बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊंचे पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पर यह गांव बसा हुआ है। यानी कि ये जो गांव है कैसा है, ऊंचे पहाड़ पर जो है समतल भूमि है, वहाँ पर यह जो गांव बसा हुआ है जिसमें करीब 20 से 30 घर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना जो है पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे जो बस्तियाँ पाई जाती है, छोटे छोटे मतलब कम से कम आबादी वाला जो घर है वो पाया जाता है। घर भी कैसा है चित्र 2.11 में देखें। यानी कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो घर है वो दिखाया गया है। तो ये जो है पूरा पहाड़ी इलाका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ का घर पूरा लकड़ियों से बना हुआ है, यानी कि बांस से जो है पूरा बना हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बांस के खंभों पर चबूतरा बनाकर उस पर एक बरामदा और लंबा कमरा बना होता है। यानी कि ये जो घर है पूरा का पूरा बांस के खंभों से और बना होता है और इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, बरामदा होता है और लंबा कमरा बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ की ढलान पर बांसों से घर को टिका कर रखा है। और ऐसा देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो घर है वो पहाड़ की ढलान पर क्या हुआ है, बांस से क्या है, टिका हुआ है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ज़मीन में नमी रहती जिससे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और जोंक ये घर में क्या होते हैं, घुस जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ अत्यधिक जो है वर्षा होती है। अभी जो देख सकते हैं हमारे तरफ बारिश हो रही है, तो बारिश के दिनों में अक्सर जो है सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी अगर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण कीड़े मकोड़े जो है घर में घुस जाते हैं। नमी के कीड़ों से बचने के लिए यहाँ के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। घरों के आसपास के बाड़ों से फलदार सब्जियाँ, चाय और काफ़ी उगाई जाती है। यानी कि जो घर के आसपास जो भी बाड़े हैं, जो भी बाड़ी होती है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधे, फलदार और सब्जियाँ, चाय और काफ़ी जो है उगाई जाती है। और यह बस्ती है मिजो कबीले की और यहाँ जो है मिजो कबीला नाम का बस्ती मतलब बस्ती वाले रहते हैं। और इस बस्ती के लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यानी कि ये जो इस बस्ती में रहने वाले लोग जो है एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये सब एक ही कुनबे के लोग हैं लेकिन अलग अलग घरों में रहते हैं। यानी कि एक ही मतलब कबीले के लोग हैं लेकिन ये जो है अलग अलग घरों में रहते हैं। अब खेत बनाने निकले। यानी कि झूम खेती कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस महीने में बारिश बहुत कम होती है। यानी कि दिसंबर का वहाँ पर जो है महीना चल रहा है और दिसंबर का महीने में बहुत ही अत्यधिक कड़ाके की ठंड
पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस महीने में बारिश बहुत कम होती है। ठंड के महीनों पर यहाँ पर पानी की समस्या पैदा हो जाती है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो ठंड के महीने में पानी की समस्या क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। बारिश का पानी तेज ढलानों से बह कर जाता है और जिसके कारण ऊपरी भागों में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो तेज़ी से ढलानों में बहता चला जाता है और जो ऊपर की जो ऊपरी भाग है यानी कि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो है पानी की कमी हो जाती है। पीने का पानी गहरी घाटी में उतर कर बहने वाले स्रोतों में लाना पड़ता है, यानी कि जो पीने का यहाँ तक कि पीने का जो पानी है उसको लाने के लिए गहरी घाटी में उतरना पड़ता है और स्रोतों से लाना पड़ता है। और मिजो कुनबे का गांव जहाँ वह पहाड़ी और आसपास की 2-3 पहाड़ियों और इस कुनबे की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो मीजा मतलब जो कबीला है उनका जो गांव है वो 2-3 पहाड़ियों के बीच की मतलब आसपास के पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह पहाड़ी ढलान इनके खेत है, यहाँ की पहाड़ियाँ और ढलान इनके क्या है, खेत है। और यहाँ का जंगल इनका है और ये जो जंगल है वो भी क्या है, इन्हीं लोगों का होता है, यानी इन्हीं कबीले का होता है। यहाँ दूसरे कुनबे के लोग आकर खेती नहीं कर सकते और जो दूसरे कबीले के लोग हैं वो यहाँ आकर बस नहीं सकते, मतलब खेती नहीं कर सकते। सारी ज़मीन कुनबे की है और कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कर सकता कि यह मेरी ज़मीन है, यानी कि सभी लोग इस पर मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये मेरी ज़मीन है, ऐसा जो है वो नहीं बोल सकता, यानी कि सभी लोगों की ज़मीन समान रूप से है और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर क्या किया करते हैं, झूम खेती करते हैं। हर साल दिसंबर के महीने में इस बस्ती के लोग इन पहाड़ियों पर किसी एक जगह खेत बनाते हैं, यानी कि जैसे ही हर साल दिसंबर का जो महीना आता है तो ये लोग एक जगह डिसाइड कर लेते हैं, चुन लेते हैं और खेती करने के लिए क्या होते हैं, निकल जाते हैं। पिछले वर्ष जहाँ खेती की उस ज़मीन का क्या होगा, यानी कि यदि पिछले वर्ष जहाँ पर खेती करते हैं ये लोग तो उस ज़मीन का क्या होगा, तो उसे परती छोड़ देते हैं ताकि उस पर जंगल उगाए। तो उस जैसे पिछले साल जिस ज़मीन पर खेती किए रहते हैं तो उस ज़मीन को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं ताकि उस पर क्या उगाए, जंगल उगाए। अब यहाँ पर तो साल भर अत्यधिक वर्षा होती रहती है, इस कारण जो है जंगल जल्दी से उगाते हैं। उस ज़मीन पर 7-8 साल पर कोई खेती नहीं आती, यानी कि उस पर जो है 7-8 साल उसको ऐसी ही परती छोड़ दिया जाता है ताकि उस पर जंगल उगाए। वहाँ बांस और झाड़ियों और दूसरे पेड़ भी उगाएंगे। 7-8 साल बाद शायद वहाँ फिर से खेती की जाती है। अब जैसे ही 7-8 साल बाद फिर से वहाँ मतलब जंगल बांस और झाड़ियाँ उगाते हैं, जंगल उगाते हैं, तो 7-8 साल बाद वहाँ उस ज़मीन पर फिर से क्या किया जाता है, खेती कर लिया जाता है। तो पिछले वर्ष खेत को परती छोड़ने के कारण नए वर्ष नई जगह कटकर जंगल काट कर क्या करना है, खेती करना है, यानी कि पिछला वर्ष तो खेत परती छोड़ दिए ये लोग, तो अब इस कारण से जो नए वर्ष यानी कि जो नया दिसंबर का जो महीना आता है तो वहाँ इसलिए नए जंगल काट कर इनको क्या करनी पड़ती है, खेती करनी पड़ती है। इसी नई जगह को तय करने के लिए बस्ती के लोग निकले हैं, यानी कि अब इनको जगह चुनना है तो ये लोग अब बस्ती के लोग, कबीले के लोग जो हैं अब जगह चुनने के लिए निकल पड़े हैं। काफ़ी देर तक जंगल में घूमने और आपसी बातचीत करने के बाद तय हुआ कि पास की पहाड़ी की दक्षिणी ढलान पर इस वर्ष खेती होगी। अब ये लोग बहुत देर तक इधर उधर घूमे और आपस में चर्चा करने के बाद इनको जगह भी मिल गया। अगले दिन से जंगल कटने का काम शुरू हुआ। अब जस्ट अगले दिन से ये लोग जो है जंगल को काटने का काम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। यह बहुत कठिन और मेहनत का काम होता है। हर परिवार के खेत तैयार करने के लिए पूरी बस्ती के पुरुष इकट्ठा होते हैं और साथ जाकर पेड़ काटते हैं, यानी कि ये लोग जो है मिलजुल कर जो काम करते हैं और ये जो काम है वो बहुत कठिन और मेहनत का होता है। और हर परिवार से के खेत तैयार करने के लिए जाते हैं और पुरुष इकट्ठा होते हैं और साथ में जाकर क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं। इस तरह बारी बारी से सबके खेत तैयार किए जाते हैं। किसी भी परिवार को मजदूर लगाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि किसी भी परिवार के लोगों को मजदूर लगाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी लोगों का खेत बारी बारी से तैयार किया जाता है। फिर इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले भी नहीं हैं, और इस प्रदेश में क्या मजदूरी करने वाले भी नहीं हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इस इलाके में मजदूरी करने वाले लोग भी नहीं मिलते। पेड़ काटते समय उनके निचले हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। पेड़ों के ठूंठ और जड़ें मिट्टी को कट कर बहने से बचाती है, यानी कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो जितना भी ठूंठ दिख रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये जो जड़ें हैं वो इसको ताकि ये जो पेड़ की जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ कर रखे और जो बारिश के पानी में ये कट कर न बहने दे पाए।
और एक बार पेड़ कट जाए तो उन्हें खेत पर पड़े रहने देते हैं ताकि वे सूख जाएं, और जो पेड़ कटे होते हैं उनको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं ताकि वे सूख जाएं। और मार्च या अप्रैल के महीने में बारिश शुरू होने से पहले सूखे पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। अब ज़मीन पर राख ही राख बिछ जाती है, यानी कि एक प्रकार से ये जो है बोला जाए कि खाद का काम किया करते हैं। अब बीच बीच में अध जले पेड़ और ठूंठ रह जाते हैं। एक आध बारिश के बाद राख मिट्टी में घुल जाती है और इस तरह झूम खेत तैयार हो जाता है। तो जब जैसे ही बारिश होती है तो ये जो राख है वो मिट्टी में घुल जाता है और इस प्रकार से जो है झूम खेती तैयार हो जाता है। तो इसमें एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूम खेती कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि ये लोग जो है एक जगह इस कबीले के लोग जिस जगह चुनते हैं, उसके बाद इसको दिसंबर के महीने में एक जगह चुनते हैं, फिर वहाँ पर जो है इसकी पेड़ काटने का कार्य जो है शुरू किया जाता है। उसके बाद पेड़ों के ठुंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि जो ठुंड है वो मिट्टी को कटकर बहने से बचाती है, और इस प्रकार से जो है इनमें आग लगा दिया जाता है और जिससे पूरी राख बिछ जाती है। इसको इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनकर आता है। यहाँ तेज ढलानों पर हर बक्सर का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो भी हल बक्सर है वो इसका उपयोग नहीं किया जाता। और तेज़ ढलवा ज़मीन को बरखने से मिट्टी घुल जाती है और बारिश के साथ बह जाती है, यानी इसमें हल चलाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि हल चला दिया जाएगा तो ये तो मिट्टी के साथ मतलब बारिश के पानी के साथ यह जो बह जाएगी। इन कारण से इन प्रदेशों में हल नहीं चलाए जाते, इस कारण से यहाँ कर हल भी नहीं चलाया जाता और हमारे तरफ तो हल चला लिया जाता है। और अप्रैल का महीना है, अब हल्की बारिश होने लगी है। अब जैसे ही अप्रैल का महीना आता है यहाँ पर तो बारिश शुरू हो जाती है। मई से घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है मई से घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है और हमारे तरफ मई में जो है गर्मी तो अपने चरम सीमा पर होती है। उससे पहले बुआई का काम करना होता है, यानी कि इससे पहले क्या करते हैं ये लोग, बुआई करते हैं। परिवार के सब लोग पुरुष और महिलाएं टोकरियों में बीज और हाथ में कुदाल लिए झूम खेत की ओर जाते हैं और ढलान के निचले हिस्सों में बोनी शुरू करते हैं। यानी कि ये परिवार के सभी लोग क्या करते हैं, बुआई शुरू करने के लिए निकल जाते हैं और इनके हाथों में टोकली और क्या होती है, कुदाल होती है, यानी कि कुदाली होती है। और कुदाल से मिट्टी में थोड़े से छेद बनाकर उनमें बीज डाल देते हैं और फिर मिट्टी को उससे ढक देते हैं। तो इसको आपको मतलब ये तो आपको पता ही है। अब जब तेज़ वर्षा शुरू हो जाती है तो खेतों में फसल भी तेज़ से बढ़ने लगती है और साथ में खरपतवार भी। अब जैसे ही वर्षा तेज़ी से शुरू हो जाती है तो इसके साथ साथ जो है फसल तो तेज़ी से बढ़ती ही है, साथ साथ उसके में खरपतवार भी आने लगते हैं। यहाँ खरपतवारों की खास समस्या है, इन कारण 4-5 बार निंदाई भी करनी भी ज़रूरी होती है। इस कारण ये लोग जो है 4-5 बार क्या करते हैं, निंदाई भी करते हैं। झूम खेतों में परिवार के उपयोग की सारी फसल इकट्ठा एक ही खेत में बो दी जाती है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि परिवार में उपयोगी की सारी फसलें, यानी कि सभी फसलों को एक साथ जो है झूम खेतों में बो दिया जाता है। एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, कपास, शंकरकंद, मिर्च, कद्दू आदि मिला जुलाकर बोए जाते हैं। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि खेत तो एक ही है लेकिन इसमें अनेक प्रकार की फसलें एक साथ बो दी जाती है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। जैसे जैसे फसलें पकती जाती है वैसे वैसे उन्हें काट लिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी ये भी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है खेती की जाती है, और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक फसलें एक एक करके पकती है और उनकी कटाई होती है, यानी कि अगस्त से लेकर पूरे दिसंबर तक फसल जो है पकती जाती है और एक एक करके उनकी क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। और इसमें आगे चलते हैं कि झूम खेतों पर साल में एक बार तरह तरह के फसल उगाने के अलावा बस्ती के लोग के लिए जंगल व फसल कंद बटोरना एक महत्वपूर्ण काम रहता है। यानी कि झूम खेतों पर एक बार में तरह तरह की फसल तो ये लोग उगाते ही हैं, इसके साथ ही ये लोग क्या करते हैं कि जंगल से फल और क्या कंद मतलब इकट्ठा करते हैं, ताकि ये इनका एक क्या है महत्वपूर्ण काम है, जिसे कौन करती है, वहाँ की महिलाएं जो है करती है। आमतौर पर झूम खेत बनाते समय फलदार पेड़ों को नहीं काटते ताकि उनसे फल का उपयोग हो सके। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि जब झूम खेती बनाया जाता है तो वहाँ के फलदार वृक्षों को नहीं काटा जाता, फलदार पेड़ों को
नहीं काटा जाता, ताकि उनके फलों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। यहाँ के पुरुष जंगल में शिकार करते हैं, शिकार से मिला मांस उनके भोजन का मुख्य अंश है। यानी कि ये लोग जो है यहाँ के शिकारी भी हैं और इनका भोजन वहाँ का मुख्य अंश है, यानी कि मांस उनके भोजन का मुख्य अंग है। और आजकल जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं, इसलिए शिकार पर कई पाबंदियाँ लग रही है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि ये लोग शिकार करेंगे तो जानवर तो कम होंगे ही, और ये जो बहुत गलत बात है, बहुत ही बुरा बात है, इसलिए शिकार पर कई पाबंदियां लग रही है। और पूर्वी हिमालय में मुख्य रूप से चावल, सब्जियां, मांस और फल खाए जाते हैं। तो ये जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर कहाँ क्या क्या खाया जाता है, तो चावल, सब्जियां, मांस और फल खाया जाता है। यहाँ के लोग अपने भोजन की अधिकांश चीज़ों को अपने झूम खेतों में या घरों में, बाड़ों में उगा लेते हैं। यानी कि ये लोग झूम खेती में तो एक साथ सभी फसलों को तो उगा लेते हैं और साथ ही अपने घर के बाड़ों में, यानी कि बाड़ी में भी उगा लेते हैं। जंगल से शिकार और फर भी मिल जाते हैं, यानी कि इनको जंगल से क्या कहा, शिकार भी ये लोग करके मांस इकट्ठा कर लेते हैं, और इनको फल फूल भी जो है मिल जाता है, कंद भी इकट्ठा कर लेते हैं। तेल, शक्कर और नमक की कमी होती है, ये चीज़ों को बाहर से लाई जाती है, इसलिए बहुत महंगी होती है। लेकिन यहाँ जो तेल, शक्कर और नमक की क्या होती है, कमी होती है, और ये चीज़ें जो है बाहर से लाई जाती है, इस कारण ये क्या है, बहुत महंगी होती है। यह जानवर मांस के लिए पाले जाते हैं, और यहाँ जानवर जो है मांस के लिए क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। अब झूम खेती की समस्याएं, तो हम पहले तो पढ़ लिए कि झूम खेती किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, क्या क्या बोया जाता है, किस प्रकार इनकी बुआई होती है और इनकी कटाई होती है। अब पढ़ने वाले हैं कि झूम खेती में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण व्यापार के लिए जंगल तेज़ी से कटने लगे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जंगल इतने कट गए हैं कि मतलब लकड़ी की मांग तो इतनी बढ़ गई है कि जंगल अब बचे ही नहीं हैं। इससे जंगल कम हो रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, और आबादी मतलब जंगल जो है कम हो रहे हैं। अब झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं है, यानी कि अब झूम खेती करने के लिए भी पर्याप्त जंगल नहीं बचे हैं। जहां 20 साल तक एक खेत को परती छोड़ते थे, अब सिर्फ 4-5 साल के लिए परती छोड़ते थे। यानी कि यदि उसमें खेती कर लेते थे, अब उसको पहले 20 साल के लिए परती छोड़ देते थे, अब उसमें जंगल आ जाए करके, तो अब उसको 4-5 साल के लिए ही परती छोड़ा जाता है। इस वजह से उस ज़मीन पर पेड़ नहीं हो पाते और जंगल ख़राब होने लगे हैं, और इस कारण से उस ज़मीन पर क्या हो, पेड़ नहीं हो पा रहे हैं और जंगल भी ख़राब हो रहे हैं। 3-4 साल में उसी ज़मीन पर फिर से क्या करना पड़ता है, झूम खेती भी करना पड़ता है, जिससे क्या हो रहा है, पैदावार कम हो रहा है। तो आपको इसको याद रखना है कि झूम खेती में कौन कौन सी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी समस्या देखने को मिल रही है। तो कई लोगों का यह मानना है कि झूम खेती के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं और यहाँ के लोग को झूम खेती बंद करके ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए। तो कई लोग यह कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए कि झूम खेती बंद करके सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए, और वहाँ पर क्या करना चाहिए, खेती करना चाहिए। इससे वे एक ही जगह पर स्थायी रूप से खेती कर सकते हैं और उन्हें हर साल जंगल काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ये बात तो ठीक है, ताकि यदि वे लोग एक ही जगह सीढ़ीनुमा खेत बना लेंगे तो उन्हें बार बार जंगल काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वे खेती करते रहेंगे। पर यहाँ तेज़ ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ढलाने तो बहुत ही तेज़ है और इसमें सीढ़ीनुमा खेत बनाने से कुछ कठिनाइयाँ हैं। एक तो यह है कि तेज़ ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना मेहनत और खर्चीला काम है। दूसरा यह है कि सीढ़ीनुमा खेत बनाने में ऊपर की मिट्टी कट जाती है और इसलिए शुरू के कुछ सालों में पैदावार अच्छी नहीं होती। तो इसमें फिर से एक समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो काम है वो तो बहुत मेहनत का और खर्चीला काम है, और सेकंड क्या है इसमें कि इससे क्या होती है कि ऊपर की मिट्टी कट जाती है, जिससे कुछ सालों में पैदावार जो है अच्छी नहीं होती। फिर पूर्वी हिमालय के में कुछ महीने लगातार इतनी घनघोर वर्षा होती है कि सीढ़ीनुमा खेतों से भी मिट्टी बह जाती है। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से वर्षा बहुत इतनी अधिक होती है कि सीढ़ीनुमा खेतों से भी क्या हो जाता है, मिट्टी बह जाता है। तो ऐसे कई कारणों से पूर्वी हिमालय में बहुत से हिस्सों में आज लोग झूम खेती ही कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण से आज भी लोग वहाँ के लोग जो है झूम खेती कर रहे हैं। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी और लोगों का विकास। तो आदिवासी लोग जो है किस प्रकार से जो है विकास कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो भारत में पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहाँ जा भी नहीं सकता। यानी कि वहाँ पर ऐसा कानून बना दिया गया है कि वहाँ पूर्वी हिमालय में आप जो है सरकार की अनुमति के बिना जा भी नहीं सकते। यदि आपको जाना है वहाँ पर तो सरकार की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर कानून बना दिया गया है। ज़मीन आदि खरीदना तो दूर की बात है, और ज़मीन तो आप वहाँ पर खरीद ही नहीं सकते। और इससे यहाँ के ज़मीन जंगल आदि पर बाहर के लोगों का कब्जा नहीं हुआ है। यानी कि बहुत ही इसमें नियम ऐसा बना दिया गया है कि यदि आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते और वहाँ ज़मीन जंगल की तो खरीद ही नहीं सकती। इससे वहाँ के जो ज़मीन जंगल है वो बाहरी लोगों के कब्जे से क्या है, दूर है। यहाँ के कबीले स्वतंत्र रूप से विकास कर रहे हैं। इस विकास में आधुनिक शिक्षा के विस्तार का बड़ा योगदान रहा है। यानी कि यहाँ के जो कबीले जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से विकास कर रहे हैं। आदिवासी युवक और युवतियाँ पढ़ लिख कर अपने प्रदेश में ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। यानी कि जो वहाँ के युवक युवतियाँ हैं वो अच्छे से पढ़ लिख कर अपने प्रदेश के ऊंचे जो पद है, पोस्ट हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। यानी कि उनको अच्छी नौकरियाँ मिल रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़े उद्योग या व्यापारिक क्षेत्र न होने के कारण जीविका के नए साधन सीमित है। यानी कि हम लोग देखें कि वहाँ पर जो है अच्छे बड़े उद्योग तो नहीं है और व्यापारिक खेती भी न होने के कारण वहाँ की क्या है, जीविका जो है साधन जो है सीमित है। लोगों को रोजगार बहुत कम मिलता है। किसान अपनी फसल का बहुत छोटा भाग ही बेचते हैं। तो लोगों को तो रोजगार कम मिलता है और किसान अपनी फसल का छोटा भाग ही बेचते हैं। यानी कि ये लोग जो है जितना फसल होता है उनका उपयोग जो है अपने परिवार के उपयोग के लिए रख ही लेते हैं। इसलिए उनके पास दूसरी बहुत चीज़ों खरीदने के लिए उपाय नहीं होते हैं। अब चाय के बागान। तो चाय अपने देश के शहर ही नहीं गांव-गांव में भी पिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाय तो सभी लोगों को पसंद है, और चाय अपने देश के शहर में ही नहीं सभी गांव में, यानी अधिकतर जो है सभी लोग जो है चाय पीते हैं। और इसमें से अधिकतर चाय पूर्वी हिमालय से आती है। और जो अधिकतर चाय कहाँ से आती है, पूर्वी हिमालय से। तो आपको इसको याद रखने की, अधिकतर चाय कहाँ से आती है, पूर्वी हिमालय से। असम राज्य की निचली पहाड़ियों में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। यानी कि जो असम जो हमारा राज्य है वहाँ के निचली इलाकों में चाय के बड़े बड़े बागान हैं, यानी चाय की खेती की जाती है। चाय के पौधे में नई पत्तियों को तोड़कर उन्हें मशीन में मसल कर काटा और सुखाया जाता है। चाय असम की प्रमुख व्यापारिक फसल है। तो आपको इसको याद रखने की, चाय जो है असम की प्रमुख व्यापारिक फसल है। और इसको जो है नई पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और उनको मशीनों के द्वारा मसल कर उनको सुखाकर चाय बनाया जाता है और उन्हें दूर दूर तक राज्यों में भेजा जाता है। अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि चाय का किस प्रकार जो है खेती किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो अपना हिमालय वाला जो खंड है इसको 5 भागों में बांटा गया था। तो उसका ये जो भाग है वो समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए